कहानी की शुरुआत में हम यूरी बोयका नाम के कैदी को देखते हैं जो एक साइबेरियन बॉक्सर से फाइट कर रहा था। दोनों के बीच बहुत ब्रूटल फाइट होती है जिसमें बोयका उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। उसके जीतने से गागा नाम के एक रशियन माफिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। एक आदमी गागा से कहता है कि अगर हमें बोयका को हराने वाला फाइटर नहीं मिला तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। उन्हें कोई ऐसा फाइटर चाहिए था जो उसके सामने टिक सके। गागा ऐसे एक आदमी को जानता था पर उसे यहाँ लाना इतना आसान नहीं था। इसके बाद हम जॉर्ज आइसमैन को देखते हैं जो कभी एक वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करता था। फिलहाल वो रशिया में एक एड शूट के लिए आया हुआ है जिसमें डायरेक्टर उसे जबरदस्ती रशियन में बोलने के लिए कह रहा था। उसके मैनेजर ने उसे समझाया कि अब तुम वर्ल्ड चैंपियन नहीं रहे, तुम कंगाल हो गए हो, इसलिए जैसा ये कहते हैं वैसा करते रहो। मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें फिर से अमीर बनाने की, मेरा यकीन करो, ये खत्म करके जब तक तुम अपने घर पहुंचोगे तुम्हारे खाते में अच्छे पैसे होंगे। वहीं दूसरी ओर हम कुछ घुसपैठियों को देखते हैं जो जॉर्ज के घर में घुसकर उसकी बाइबल में कोकीन का पैकेट छुपा देते हैं। जब जॉर्ज घर आया तो उन्होंने उस पर हमला किया और उसे बेहोश करके भाग गए। जॉर्ज को जब दोबारा होश आया तो उसने अपने घर में हुई चोरी के बारे में तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें उसके बैग में कोकीन का पैकेट मिला। जॉर्ज ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि ये उसका नहीं है, पर पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकन बॉक्सर का रशिया में कोकीन बेचते हुए पकड़े जाना रातों रात एक बड़ी खबर बन गया। पर जितनी जल्दी ये खबर उछाली गई थी उतनी ही जल्दी ये दब भी गई, क्योंकि अब वो कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं था जिसकी खबरों में लोग दिलचस्पी दिखाएं। इसके बाद उसे रशिया की हाई सिक्योरिटी जेल में लाया गया। जब बोयका को उसके बारे में पता चला तो वो उससे मिलने गया, पर जॉर्ज ने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि उसका मैनेजर उसे 2 दिन में यहाँ से निकाल लेगा। इसके बाद उसे वार्डन के सामने लाया गया। वार्डन ने कहा, जब तुम फेमस थे तो मैं तुम्हारा फैन हुआ करता था, लेकिन आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हम यहाँ फाइटर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हमारा कहा मानोगे तो तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। जॉर्ज को जेल के कपड़े दिए गए और उसे नहाने के लिए भेजा गया। जॉर्ज ने कहा उसे गर्म पानी चाहिए, उसके बिना वो नहीं नहाएगा। गार्ड्स ने उसे दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की पर उनका तरीका उन्हें ही भारी पड़ गया। जब उसे उसकी सेल में लाया जा रहा था तो कैदियों ने उसकी हालत का मजाक उड़ाया। उनमें से एक ने उसके मुंह पर पानी फेंक दिया, जिसके बाद जॉर्ज अपना आपा खो देता है और उसे घायल कर देता है। जब वो अपने सेल में आया तो ये सोचते हुए कि वो ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुकने वाला, वो जल्दी से अपना मुंह धो लेता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह सभी कैदियों को सेल से बाहर निकाला जा रहा था। स्टीवी उसे कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, पर अगर उठ जाओगे तो बेहतर है। उनके दरवाजा खोलने तक अगर तुम बाहर नहीं गए तो वो दरवाजा दोबारा बंद कर देंगे, फिर पूरा दिन ना खाना मिलेगा ना बाहर जा पाओगे। जॉर्ज को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कहा, अच्छा सुन, एक बात अभी साफ कर देता हूँ, एक जेल में क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोपहर के समय जॉर्ज जब कैफेटेरिया में लंच कर रहा होता है तब बोयका उससे मिलने आता है। उसे देखकर सारे कैदी डर के मारे खड़े हो जाते हैं। स्टीवी उसे कहता है कि मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मगर उससे पंगा लेना ठीक नहीं। बोयका अपने आदमी से जॉर्ज को धमकाने के लिए कहता है, पर जॉर्ज उसे एक जोर का घूंसा मार देता है। वो बोयका से कहता है, कौन है तू, यहाँ का दादा है क्या? जितनी भद्दी तेरी शक्ल है उतना भद्दा तेरा नाम। ऐसा कहकर वो उसके मुंह पर अपना जूठा पानी फेंक देता है। बोयका से ये बर्दाश्त नहीं होता और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इससे पहले वो एक दूसरे की जान ले लेते, पुलिस वाले वापस उन्हें अपने अपने सेल में भेज देते हैं। बोयका पुलिस वालों से कहता है, मुझे रोका क्यों? तुझे लगता है कि मैं उस सरफरे से डरता हूँ? मैं उसे मार दूंगा। मार्को उससे कहता है कि हम भी यही चाहते हैं कि तुम उसे मारो, मगर यहाँ नहीं बल्कि रिंग के अंदर। अब हम फिल को देखते हैं जो जेल में जॉर्ज से मिलने आता है। वो जॉर्ज से कहता है कि ये लोग तुम्हें बेल नहीं दे रहे हैं। मैंने अमेरिकी वकीलों से भी बात कर ली है पर वो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। जॉर्ज फिल से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि बिना गलती के जेल में सड़ना कैसा लगता है। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी करो, पर 2 दिन के अंदर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब हम गागा को देखते हैं जो मार्कोव से मिलने के लिए जेल में आता है। वो पूछता है कि जॉर्ज लड़ने के लिए तैयार हुआ कि नहीं। उसने जवाब दिया कि वो धीरे धीरे लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है, मगर एक बात की चिंता है, उसे लगता है कि वो कभी भी यहाँ से रिहा हो सकता है। गागा उससे कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगा, तुम बस लड़ाई की तैयारी करो। दोपहर के वक्त जब सभी कैदी ग्राउंड में टहल रहे थे तभी उनमें से कुछ कैदी स्टीवी को घेर लेते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। जॉर्ज जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, वो उन्हें मारना शुरू कर देता है और स्टीवी की जान बचा लेता है। वो जब स्टीवी से पूछता है कि वो लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे तब स्टीवी उसे कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जॉर्ज कहता है, सुन, मुझे तुझसे कोई लगाव नहीं है, मैंने तेरी जान इसलिए बचाई क्योंकि मुझे गुंडागर्दी पसंद नहीं। स्टीवी जॉर्ज से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ ही दिनों में यहाँ से जाने वाले हो, मगर ये जान लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यहाँ पर गागा का राज है, पुलिस भी उसकी है और कैदी भी उसके। जिंदा रहने का सबसे आसान तरीका यही है कि तुम उनके प्लान में शामिल हो जाओ। जॉर्ज उससे कहता है कि मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। जब बोयका को पता चलता है कि जॉर्ज ने फिर से उसके आदमियों पर हाथ उठाया है तो वो आग बबूला हो जाता है। वो जॉर्ज से कहता है कि ये मेरा इलाका है, यहाँ तेरी नहीं मेरी मर्जी चलेगी, तुम मुझसे रिंग में मिल, फिर तुझे बताता हूँ। जॉर्ज कहता है, रिंग या तेल लेने, मैं इसी वक्त तुझे बर्फ में गाड़ देता हूँ। वो दोनों फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, पर वक्त रहते पुलिस वहाँ जाती है और उन्हें अलग कर देती है। शाम को जब बोयका फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है तब लोग मैच शुरू होने से पहले ही बोयका पर बोली लगाना शुरू कर देते हैं। गागा मार्कोव के पास कॉल लगाता है और उसे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जॉर्ज कहाँ है। मार्कोव ने उसे बताया कि जॉर्ज अभी फाइट के लिए तैयार नहीं हुआ, इसमें थोड़ा और समय लगेगा। वहीं दूसरी ओर हम बोयका को देखते हैं जो एक रशियन फाइटर से फाइट कर रहा होता है। वो अपने अपोनेंट को बहुत मारता है। बोयका इतना ब्रूटल हो जाता है कि वो रेफरी के रोकने पर भी नहीं रुकता और उस रशियन फाइटर को पीट पीट कर मार डालता है। मार्कोव कैसे भी जॉर्ज को अगली फाइट के लिए तैयार करना चाहता था,
वो उसको लाने के लिए कुछ ऑफिसर्स को उसके सेल में भेजता है, पर जॉर्ज उल्टा उनसे लड़ना शुरू कर देता है। सेल में हंगामा मचता देख ऑफिसर्स की एक यूनिट वहाँ आ जाती है और जॉर्ज को पकड़ लिया जाता है। मार्को उससे कहता है कि तुम बोयका को लड़ते हुए देख चुके हो, हम तुम्हारे और बोयका के बीच एक छोटी सी फाइट करवाना चाहते हैं। अगर तुम इसके लिए मान जाते हो तो यहाँ तुम्हारी जिंदगी बड़े आराम से गुजरेगी, और क्या पता तुम्हारे घर जाने का रास्ता भी इसी रिंग से होकर गुजरता हो। पर जॉर्ज उससे कहता है तो कुछ भी कर ले, मैं ये फाइट नहीं करने वाला। मार्को समझ चुका था कि वो इस तरह नहीं मानने वाला, जिसके बाद वो जॉर्ज को नीचे कैदियों की लैट्रिन साफ करने भेज देता है, ताकि वहाँ की गंदगी और जानलेवा बदबू से थक हार कर वो इस फाइट के लिए हाँ कर दे। जॉर्ज उनसे कहता है कि वो ये सब किसी भी कीमत पर नहीं करने वाला, पर उनमें से एक ऑफिसर जॉर्ज को चाकू दिखाते हुए कहता है कि जो यहाँ काम नहीं करता हमें उसे काम करवाना आता है। इससे पहले कि जॉर्ज फिर से लड़ाई शुरू कर देता, व्हील चेयर पर बैठा एक बूढ़ा कैदी वहाँ आकर उन्हें रोक लेता है। वो जॉर्ज से कहता है इन जाहिलों से पंगा मत लो। वो उसे गंदा फावड़ा पकड़ने के लिए एक और औजार देता है और वहाँ से चला जाता है। सफाई करने के बाद जब जॉर्ज अपने सेल में वापस आया तब स्टीवी उसे कहता है कि लगता है कि क्रॉट ने आज तुम्हारी बैंड बजा दी। मैंने सुना है एक समय था जब वो एक रशियन आर्मी में कमांडर था, वो बड़ा ही खतरनाक था। एक बार तो उसने एक पुलिस वाले को ही मार दिया। ये लोग उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम यहाँ से निकल सकते हो। बस मार्कोव की बात मान लो और बोयका से फाइट करो। अगले दिन जब जॉर्ज सफाई करने के लिए नीचे जाता है तब उसकी नजर बोयका के साथियों पर पड़ती है जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो जॉर्ज से फाइट करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर इस बार भी जॉर्ज उन्हें बहुत बुरी तरह मारता है। पुलिस वाले जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो जॉर्ज को अरेस्ट करके उसे पेशाब से भरे गड्ढे में बंद कर देते हैं। वो बूढ़ा आदमी जिसने जॉर्ज की पहले भी मदद की थी वहाँ आकर उसे कुछ खाने को देता है। जॉर्ज उसे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। वो बूढ़ा जॉर्ज से कहता है कि लगता है कि फिर तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे, जबकि हकीकत ये है कि ये लोग तुम्हें कभी यहाँ से नहीं निकलने देंगे। कुछ देर बाद पुलिस वाले उसे गड्ढे से बाहर निकालते हैं और उसे गागा के पास ले आते हैं। गागा उसे कहता है कि मैं वही आदमी हूँ जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है और मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकाल सकता हूँ। जॉर्ज उससे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं बोयका से फाइट करूँ, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। गागा ने कहा तो फिर तुम्हें यहाँ की आदत डालनी होगी। जॉर्ज देखता है कि उसका मैनेजर भी इसमें शामिल है। उसने कहा अगर तुम ये फाइट जीत जाते हो तो हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और हमें इसी की तो जरूरत थी। जॉर्ज अब समझ चुका था कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे बोयका से फाइट करना ही होगा। बोयका को जब इस बात का पता चलता है कि जॉर्ज फाइट के लिए तैयार हो गया है तो वो भी अपनी तैयारी शुरू कर देता है। स्टीवी जॉर्ज से कहता है कि तुम यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कॉर्नर मैन बन सकता हूँ। वो जॉर्ज से पूछता है कि तुमने कभी सोचा है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम क्या करोगे। जॉर्ज उसे कहता है कि अभी तक तो मैंने नहीं सोचा। और तुमने? स्टीवी ने जवाब दिया कि अगर मैं होता तो शायद अपनी बीवी से मिलता। मेरी सजा में अभी भी 12 साल बाकी हैं और मुझे नहीं पता कि इस वक्त मेरी बीवी कहाँ है। अब तो बस यही मेरा घर है। अगले दिन जॉर्ज और बोयका जब फाइट के लिए रिंग में उतरते हैं तो गागा को पता चलता है कि 80% लोगों ने इस बार जॉर्ज पर पैसे लगाए थे। बोयका और जॉर्ज के बीच जब फाइट शुरू होती है तो जॉर्ज उसे बहुत बुरी तरह मारता है और उसे पहले ही राउंड में हरा देता है। बोयका के साथी जो जॉर्ज को हारते हुए देखना चाहते थे वो स्टीवी की हेल्प से जॉर्ज को ड्रग्स वाला पानी पिला देते हैं। वो जब फाइट के लिए दोबारा रिंग में उतरा तो उसे कमजोरी महसूस होने लगी। दवाई की वजह से बेचारा जॉर्ज ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस बार बोयका उसे बड़ी आसानी से हरा देता है, पर वो भी इस बात से अनजान था कि उसे ड्रग्स दिया गया है। अगले दिन जब जॉर्ज को होश आता है तो वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उसके साथ धोखा हुआ था। जॉर्ज जब स्टीवी से इसके बारे में बात करने के लिए उसके सेल में आता है तब वो देखता है कि स्टीव ने उसे धोखा देने के पछतावे में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। वो बोयका से कहता है साले डरपोक कायर, उस फाइट का कोई मतलब नहीं था और ये बात तू भी अच्छे से जानता है, तूने स्टीव के जरिए मेरे पानी में कुछ मिलाया था। वो बोयका से बहस कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ मार्कोव आ जाता है। जॉर्ज उसे कहता है कि तूने कहा था कि इस फाइट के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तो अब तक मुझे यहाँ क्यों रखा गया है। वो उस वक्त काफी गुस्से में था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर हाथ उठा देता है। मार्कोव को भी उस पर बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उसने उसे पोल से बंधवा दिया और इस कड़कती सर्दी में उसे सारी रात बाहर रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर हम फिल को देखते हैं जो जॉर्ज को जेल में रखने के लिए गागा से कुछ और पैसे मांग रहा था। गागा उससे कहता है तुम्हें उसकी चिंता कब से होने लगी। वो फिल को कुछ और पैसे देता है, पर जैसे ही वो जाने के लिए अपनी कार में बैठा उसने उसे मरवा दिया। जॉर्ज कहीं इस ठंड में मर न जाए इसलिए वहाँ पर मौजूद कैदी उसे खाना, पानी और कपड़े देना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने शरीर को गर्म रख सके। अगले दिन जब गागा जॉर्ज से मिलने के लिए जेल में आता है तब उसे पता चलता है कि मार्कोव ने पूरी रात उसे पोल से बांध कर रखा हुआ था। गागा मार्कोव से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे पूछे बिना कुछ मत करना, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो जॉर्ज से मार्कोव की तरफ से माफी मांगता है। जॉर्ज कहता है कि तुमने वादा किया था कि बस एक और फाइट और फिर मैं घर जा सकता हूँ, जिस पर गागा ने कहा असली डील ये थी कि जब तुम जीतोगे तब तुम घर जा सकते हो, एक बार मैं पैसे कमा लूं फिर तुम आजाद हो। जॉर्ज गागा से कहता है कि मैं बोयका से फाइट करूंगा, लेकिन इस बार कोई चीटिंग नहीं, न मेरे साथ न बोयका के साथ। गागा ने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर याद रहे कि तुम्हें जीतना होगा। जॉर्ज जब अपनी नेक्स्ट फाइट की तैयारी कर रहा था तब क्रॉट उसे मिलने आता है। वो जॉर्ज से कहता है कि तुम्हें इस फाइट को जीतने के लिए कुछ नए पैतरों की जरूरत है और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं मिलिट्री से हूँ, भले ही मुझे फाइट नहीं आती, पर दूसरों को चोट पहुँचाने की ट्रेनिंग मैंने भी ली है। जॉर्ज बोयका के इस्तेमाल किए हुए पैतरों को याद करता है और फिर से अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। क्रॉट जॉर्ज को बताता है कि एक फाइटर पिरामिड की तरह होता है, मगर उसका ठीक उल्टा। अगर तुम उसके पैर नाकाम कर दो तो वो कुछ नहीं कर पाएगा,
दिन भर कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब वो शाम को क्रॉड से मिलने आता है तब वो देखता है कि दीवार के पीछे उसने किसी की फोटो छिपा रखी थी। वो जब क्रॉड से उस लड़की के बारे में पूछता है तब क्रॉड उसे बताता है कि ये मेरी भतीजी है, पता नहीं अब उससे मिल भी पाऊंगा कि नहीं। जॉर्ज पूछता है आखिर तुम यहाँ कैसे फंस गए, जिस पर क्रॉड उसे बताता है कि जब मैं मिलिट्री में था तब मेरे छोटे भाई ने घर के पास के एक बैंक में चोरी की थी। मेरे भाई की एक वाइफ थी जो प्रेग्नेंट थी, उनके भविष्य के लिए मैंने ज्यादा ना सोचते हुए इल्जाम अपने सर पर ले लिया और उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। जब मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ महीनों तक बहुत टॉर्चर किया गया, जिससे परेशान होकर मैंने यहाँ से 2 बार भागने की कोशिश की, पर दूसरी बार थोड़ी गड़बड़ हो गई और एक पुलिस वाला मारा गया। मुझे भी पैरों पर गोली लगी और तब से मैं इसी व्हीलचेयर पर हूँ। वो जॉर्ज को बताता है कि मेरा असली नाम निकोलाई है, पर मुझे पता है कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइट के एक दिन पहले निकोलाई जॉर्ज से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हें जैसे ही मौका मिले तुम यहाँ से निकल जाना। अगले दिन जब जॉर्ज और बोयका फाइट करने के लिए रिंग में उतरते हैं तो अधिकतर लोग अपनी बोली जॉर्ज पर लगाते हैं। जॉर्ज की फाइट देखने के लिए वहाँ गागा भी मौजूद था, जो इस बात का सबूत है कि अगर जॉर्ज फाइट जीत गया तो वो अपने घर जा सकता है। फाइट शुरू होते ही जॉर्ज पहले ही राउंड में बोयका को बुरी तरह हरा देता है और उसे बहुत मारता है। जॉर्ज ने बोयका के सभी पैतरे सीख लिए थे, इसलिए उसे हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बोयका जब भी उस पर हमला करता जॉर्ज उससे बचते हुए उसके पैरों पर वार करता ताकि उसके हमलों को नाकाम कर सके। वो दोनों जब लड़ रहे थे तो मौका मिलते ही जॉर्ज उसके पैरों को पकड़ लेता है। वो जानता था कि बोयका एक जाबाज फाइटर है, वो रिंग में मर जाएगा लेकिन हार नहीं मानेगा। उसे कुछ ऐसा करना था कि वो और न लड़ सके। निकोलाई ने जैसा उसे ट्रेनिंग में सिखाया था जॉर्ज ठीक वैसा ही करता है। वो बोयका के घुटनों को इतनी जोर से दबाता है कि उसका पैर टूट जाता है। जॉर्ज जब ये फाइट जीत चुका था और शर्तों के मुताबिक वो अपने घर जा सकता है। गागा उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ रखकर कभी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, पर बिजनेस में कभी कभी ये करना पड़ता है। वो जॉर्ज को ढेर सारे पैसे देता है और यहाँ हुई परेशानी के लिए उससे माफी मांगता है। जॉर्ज को यहाँ से बाहर निकालने में कहीं न कहीं निकोलाई का भी हाथ था। वो जाने से पहले उसे थैंक यू बोलना चाहता था, पर उसे एहसास हुआ कि अगर वो चाहे तो उसके लिए इससे कहीं ज्यादा कर सकता है। वो बॉक्सिंग से कमाए गए अपने सारे पैसे मार्कोव को दे देता है और बदले में निकोलाई की रिहाई की गुजारिश करता है। जेल से बाहर निकलते ही जॉर्ज निकोलाई को लेकर एक रेलवे स्टेशन पहुंचता है, जहां उसकी भतीजी उसका इंतजार कर रही होती है। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकती है निकोलाई की नजर अपनी भतीजी पर पड़ती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए जॉर्ज का दिल से शुक्रगुजार था। अपनी भतीजी के लिए निकोलाई का प्यार देखकर जॉर्ज भी इमोशनल हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।